आज हम लोग विश्व के भूगोल में वलन वलन और भ्रंशन पढ़ेंगे। ये अपना मार्कर चल नहीं रहा है, ये वाला वलन और भ्रंशन। इससे पहले हम लोगों ने वो भू संचलन नामक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग वलन और भ्रंशन को पढ़ेंगे और उसी तरह से विस्तार से इस टॉपिक को भी कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वलन और भ्रंशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वलन। और वलन की बात करें तो हमने इससे पिछले वीडियो में बात कर लिया है कि जब संपीडनात्मक बल कार्य करता है, क्या जब संपीडनात्मक बल कार्य करता है, दो तरफ से जब दो बल काम करते हैं तो बीच में जो अवसाद हैं वो उठ जाते हैं। तो अवसाद उठ के इस तरह से ऐसी एक संरचना बनती है। इधर से बल लग रहा है और इधर से बल लग रहा है, तो अवसाद ये इस तरह का संरचना बना लेते हैं। तो इसी संरचना को वलन कहा जाता है। इसी संरचना को फोल्ड या वलन कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जान लें कि वलन का अर्थ क्या है। पहले इस वलन के अर्थ को आप लिख लें, उसके बाद फिर वलन के प्रकार की बात करेंगे हम लोग। और सबसे पहले तो हम लोग वलन पे बात कर रहे हैं, उसके बाद भ्रंशन पे बात करेंगे। संपीडनात्मक बल के परिणाम स्वरूप संपीडनात्मक बल के परिणाम स्वरूप चट्टानों में मोड़ पड़ जाते हैं। इन्हीं मोड़ों को वलन कहा जाता है। ये तो सामान्य सी बात रही वलन का अर्थ। बस वलन के अर्थ में जो है वो इतना ही है। अब हम लोग देखेंगे वलन के प्रकार। हम लोग यहाँ पर काले मार्कर का यूज़ करेंगे क्योंकि स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। वलन के प्रकार में सबसे पहला जो वलन है हम लोग देखेंगे सममित वलन। सममित वलन में क्या है कि जब ऐसा वलन पड़े, वलन तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे वलन है। सममित वलन में क्या है कि मोड़ में जब दोनों भुजाओं का झुकाव समान हो तो उसको सममित वलन कहते हैं। हम कह रहे हैं कि वलन क्या है, मोड़। और सममित वलन क्या है, इन्हीं मोड़ों का झुकाव जब समान रूप से हो, दोनों भुजाओं का मोड़ जब झुकाव समान रूप से हो तो उसे सममित वलन कहते हैं। देखिए ये सम जो शब्द है ये स्पष्ट कर रहा है सममित वलन की परिभाषा को। तो मोड़ में जब दोनों भुजाओं का झुकाव समान हो, मोड़ में जब दोनों भुजाओं का झुकाव समान हो तो उसे सममित वलन कहा जाता है। सममित वलन कहा जाता है। अब ये है कि मोड़ में जब दोनों भुजाओं का झुकाव समान हो, अगर ये एक मोड़ है, ये दो भुजाएं हैं, इसका और इसका जो झुकाव है वो समान रूप से हैं, तो ये क्या होगा, ये सममित वलन कहा जाएगा। तो अगर इसके उदाहरण की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में एक जूरा पर्वत है। उदाहरण हम लोग लेते चलेंगे यहाँ पे। उदाहरण क्या है, जूरा पर्वत। ये कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में।
तो स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत सममित वलन का एक सटीक उदाहरण है। तो सममित वलन क्या है? मोड़ में जब दोनों भुजाएं एक समान रूप से झुकी हुई हों तो उसे सममित वलन कहा जाता है। इसका उदाहरण है जूरा पर्वत, जो कि अवस्थित है स्विट्जरलैंड में। अगला जो प्रकार है वो है असममित वलन। असममित वलन का अर्थ यही हो जाएगा, क्योंकि सममित वलन का अर्थ ये था कि जब दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी हुई हों तो सममित वलन कहे जाएंगे, और असममित वलन का अर्थ सीधा से यही होगा कि जब दोनों भुजाएं समान रूप से ना झुकी हुई हों तो उसे असममित वलन के नाम से जाना जाता है। तो असममित वलन की बात करें, दूसरा जो है असममित वलन। असममित वलन में क्या कह रहा है कि जब मोड़ की दोनों भुजाएं समान रूप से ना झुकी हुई हों, जब मोड़ की दोनों भुजाएं असमान हों तो उसे असममित वलन कहा जाता है। ये देखिए, ये एक तो ये हो जाए, एक ऐसे हो जाए। देखिए दोनों की भुजाएं जो है असमान रूप से हैं। देखिए एक तो ऐसे है, देखिए समान रूप से झुकी नहीं हो, ये देखिए इस तरह से झुका हुआ है और इस तरह से ये सीधा थोड़ा सा स्ट्रेट टाइप का गया है, तो उस तरह का झुका है। तो जब मोड़ की दोनों भुजाएं असमान रूप से झुकी हुई हों, जब मोड़ की दोनों भुजाएं असमान हों तो उसे असममित वलन कहा जाता है। और इसका सबसे जो सटीक उदाहरण है पेनाइन पर्वत का दक्षिणी भाग इसी प्रकार का है। अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण में पेनाइन पर्वत का दक्षिणी भाग, पेनाइन पर्वत का दक्षिणी भाग इसका सटीक उदाहरण है। पेनाइन पर्वत कहाँ है? पेनाइन पर्वत स्थित है ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में अवस्थित पर्वत पेनाइन पर्वत एक सटीक उदाहरण है किसका? ये असममित वलन का एक सटीक उदाहरण है। तो ये दो प्रकार के वलन हो गए। आगे बात करें तो अगला जो प्रकार है वो एक दिग्नत वलन है। अगला जो प्रकार है एक दिग्नत वलन। तीसरा प्रकार है एक दिग्नत वलन। इसमें क्या है कि ऐसा मोड़ है, ऐसा वलन है जिसमें एक भुजा तो समान रूप से झुका है, लेकिन एक भुजा समकोण पे झुका हुआ होता है, 90 डिग्री पे झुका हुआ होता है, तो उसे कहा जाता है एक दिग्नत वलन। तो तीसरा जो है हमारा एक दिग्नत वलन। एक दिग्नत वलन में क्या है कि एक भुजा तो सामान्य झुकाव होगा, एक भुजा सामान्य झुकाव वाला होगा, लेकिन दूसरा जो भुजा होगा, दूसरा भुजा वो समान कोण, समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाते हुए झुका होगा। और इसका जो उदाहरण है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लें कि एक दिग्नत वलन क्या है। तो ऐसा वलन जिसका एक भुजा सामान्य झुकाव वाला हो, ऐसा वलन जिसका एक भुजा सामान्य झुकाव वाला हो, जबकि
दूसरा भुजा समकोणी झुकाव वाला हो उसे एक दिग्नत वलन कहा जाता है। तो एक दिग्नत वलन क्या है कि ऐसा वलन जिसका एक भुजा सामान्य झुकाव वाला हो। एक भुजा क्या हो? सामान्य झुकाव वाला हो, नॉर्मली झुका हुआ हो एक भुजा, और दूसरी भुजा जो है वो समकोण पर झुकी हुई हो। तो ऐसे वलन को कहा जाता है एक दिग्नत वलन। इसका जो सटीक उदाहरण है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। उदाहरण इसका है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये कहाँ अवस्थित है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक सटीक उदाहरण है एक दिग्नत वलन का। तो एक दिग्नत वलन क्या है? ऐसा वलन जिसका एक भुजा सामान्य रूप से झुका हो और दूसरी भुजा जो है समकोण पर झुकी हुई हो, ऐसे वलन को एक दिग्नत वलन कहा जाता है। इसका उदाहरण है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगला जो प्रकार है वो सममित तो हो गया है, समनत वलन है। अगला जो प्रकार है वलन का वो है समनत वलन। समनत वलन में क्या है कि दोनों भुजाओं का झुकाव समान हो और दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हों, तो उसे समनत वलन कहा जाता है। ऐसा वलन जिसमें दोनों भुजाओं का जो झुकाव हो वो समान हो और दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हों, ऐसा वलन जिसके दोनों भुजाएं समान रूप से झुके हों और दोनों भुजाएं क्या हों? समानांतर हों। तो ये होता है समनत वलन। इसका जो सटीक उदाहरण है वो है काला चिंता पर्वत। ये पाकिस्तान में एक पर्वत है काला चिंता पर्वत। इसका जो उदाहरण है वो है काला चिंता पर्वत। ये अवस्थित कहाँ है? ये अवस्थित है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में अवस्थित काला चिंता पर्वत समनत वलन का सटीक उदाहरण है। और समनत वलन होता क्या है? ऐसा वलन जिसकी दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी हुई हों और दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर में हों, उसे कहा जाता है समनत वलन। परिवलित वलन, अगला जो है प्रकार परिवलित वलन है। कौन सा प्रकार है? पांचवा प्रकार। पांचवा जो प्रकार है वो है परिवलित वलन। क्या है? पांचवा है परिवलित वलन। इसमें क्या है कि दोनों भुजाएं जब क्षैतिज रूप से एक दूसरे के समांतर आ जाएं तो उसे परिवलित वलन कहते हैं। दोनों भुजाएं जब मोड़ की दोनों भुजाएं क्षैतिज रूप से एक दूसरे के समानांतर आ जाएं, जब
जब वलन के दोनों मोड़ क्षैतिज रूप से एक दूसरे के समानांतर आ जाएं। ऐसा करेंगे हम कि इसमें इस वीडियो में देखिए अब बगल में जो चित्र दिख रहा है, ऐसे करके सभी वलन के जो प्रकार है, सभी वलन के प्रकार के चित्र लगा दिए जाएंगे। आप उन सब चित्रों को देख लेंगे और उसके साथ साथ इसके परिभाषा और जो हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि इसका जो परिवलित वलन का उदाहरण जो है वो है कॉरिक कौशल, यानी कॉरिक कैसल पर्वत। यह है ब्रिटेन में कॉरिक कैसल पर्वत। तो इस कॉरिक कैसल पर्वत को हम यहाँ पे इसका चित्र लगा दे रहे हैं, आप देख लेंगे। इसी प्रकार से इससे पीछे जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी ये प्रकार हैं इनके वलन के, सभी वलन के प्रकार के जो उदाहरण दिए गए हैं उनका चित्र लगा जाएगा और प्लस उसको समझने के लिए जो चित्र उपयुक्त हो सकेगा उसको लगाया जाएगा। तो आप देख के अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो परिवलित वलन का अर्थ है कि जब दोनों भुजाएं क्षैतिज रूप से एक दूसरे के समानांतर आ जाएं तो उसे परिवलित वलन कहा जाता है। उसका उदाहरण हमने अभी देखा, कॉरिक कैसल पर्वत। परिवलित वलन कहा जाता है। इसका जो उदाहरण है कॉरिक कैसल पर्वत, ये कहाँ है? ये है ब्रिटेन में अवस्थित है। तो ब्रिटेन में अवस्थित कॉरिक कैसल पर्वत, कॉरिक कैसल पर्वत जो है वो परिवलित वलन का एक सटीक उदाहरण है। तो परिवलित वलन क्या होता है? जब वलन के दोनों मोड़ क्षैतिज रूप से एक दूसरे के समानांतर आ जाएं तो उसे परिवलित वलन कहा जाता है। अगला जो हमारा प्रकार है वो है बाह्य उल्कन वलन। क्या है? छठवां जो प्रकार है वो है बाह्य उल्कन वलन। इसमें संपीड़नात्मक बल जब पड़ता है, क्या है छठा नंबर, छठा नंबर है बाह्य उत्कल वलन। बाह्य उत्कल वलन, ये है हमारा छठवां नंबर का वलन। तो बाह्य उत्कल वलन में क्या होता है? बाह्य उत्कल वलन में जब संपीड़नात्मक बल के कारण एक मोड़ दूसरे मोड़ पर चढ़ जाए तो वह बाह्य उत्कल वलन कहा जाता है। इतना अधिक संपीड़नात्मक बल लगेगा कि वो ऐसे क्या होगा कि ऐसे इस प्रकार से जब वलन पड़ेगा तो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे हो जाएगा, ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसे नहीं होगा, क्षैतिज रूप से नहीं होगा, ऐसे होगा, एक दूसरे के ऊपर ऐसा लगेगा कि चढ़ा हुआ है। इसका चित्र अभी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो जब संपीड़नात्मक बल के कारण एक मोड़ दूसरे मोड़ पर चढ़ जाए, जब संपीड़नात्मक बल के कारण जब एक मोड़ दूसरे मोड़ पर चढ़ जाए तो उसे बाह्य उत्कल वलन के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं आप चित्र को
कि बाह्य उत्कल वलन किस प्रकार से होता है, तो पीर पंजाल पर्वत इसका सटीक उदाहरण है। पीर पंजाल पर्वत, तो पीर पंजाल पर्वत जो है अवस्थित कहाँ है? पीर पंजाल पर्वत अवस्थित है गढ़वाल हिमालय के पास, गढ़वाल हिमालय में, गढ़वाल हिमालय। तो ये गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। ये बाह्य उत्कल पर्वत का एक सटीक उदाहरण है। इसमें क्या है बाह्य उत्कल वलन में? बाह्य उत्कल वलन में ये है कि संपीड़नात्मक बल बहुत ज़्यादा काम अगर कर जाएगा तो इससे क्या होगा कि मोड़ जो पड़ेंगे वो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार का जब वलन पड़ेगा तो इसे बाह्य उत्कल वलन के नाम से जाना जाएगा। तो अगला जो वलन है वो पंखा वलन है। क्या है? फैन वलन। सातवां जो है पंखा वलन है, फैन वलन है। जी हाँ, वही पंखा वलन है। ये क्या है? पंखे की भांति जब वलन का आकार, जब वलन का आकार पंखे की भांति हो जाए, ये ऐसे क्या होगा कि ये वलन ऐसे पड़ जाएगा, ये ऐसे पड़ जाएगा। जब संपीड़नात्मक बल लगेगा इस पे, जब संपीड़नात्मक बल लगेगा तो जब अवसाद उठेगा तो इस प्रकार का अवसाद उठ के इस प्रकार की संरचना बनेगी। ये क्या होता है? ये इसको पंखा वलन कहते हैं। उसके बाद एक होता है खुला वलन, और जो सामान्य वलन होता है वो खुला वलन ही होता है। खुला वलन, ओपन फोल्ड। खुला वलन कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही है, ऐसे एक ही होता है, और ना तो एक दूसरे पे चढ़े होते हैं ना तो पंखे की भांति होता है। ये होता है खुला वलन, ये नॉर्मल तरह का वलन होता है। इसका जो ये वाला है ना, इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो इसका ये वाला है, ये वाला काफ़ी चौड़ा होता है। ये वाला एरिया, इसमें जगह काफ़ी मिलता है। तो ये क्या होता है? ये खुला वलन होता है, इसलिए इसको खुला वलन कहते हैं। ये वाला एरिया इसका ज़्यादा खुला होता है, बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, तो ये होता है खुला वलन। उसके बाद एक होता है ग्रीवा खंड। क्या होता है? ग्रीवा खंड होता है हमारा 9वां नंबर। 9वें नंबर पे देख लेते हैं ग्रीवा खंड के बारे में। नौवां नंबर हमारा है वो है ग्रीवा खंड। ग्रीवा खंड ये क्या होता है? ये दरअसल फोल्ड नहीं होता है, ये क्या है? वलन नहीं होता है। ये चट्टानें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। क्या होती हैं? ये नैप्स होता है, NAPPS। ये दरअसल पूरी तरह से वलन नहीं है, ये वलन नहीं है, दो तरफ से बल लग रही हैं। ये संपीड़न बल लग रहा है, एक चट्टान ये है और एक चट्टान ये है। चट्टान की संरचना अगर इस तरह की है, ये एक चट्टान है, चट्टान की संरचना अगर इस तरह की है तो बल लगेगा तो चट्टान क्या होगा कि ये चट्टान इस पर आके दूसरे चट्टान पे चढ़ जाएगा। दोनों तरफ से बल लगा और एक चट्टान दूसरे चट्टान के ऊपर चढ़ते हुए आगे निकल जाए और एक तीसरे चट्टान पर जाकर चढ़ जाए, और क्या हो कि यहाँ पे एक चट्टान अवस्थित है, एक चट्टान यहाँ पे अवस्थित है, और ये क्या करे? यहाँ से चढ़े और इस पर फिर भी लगातार बल लग रहा है और ये आके इस पे टिक जाए, ये आके इस पे टिक जाए, तो ऐसे संरचना हो जाएगी। देख लीजिए,
ऐसी संरचना हो जाएगी। ठीक, क्योंकि इस पे देखिए ये वाला चट्टान जो था, ये वाला, तो इस पे बल लगा तो ये जाके इस पे चढ़ गया। इस पे चढ़ने के बाद इसके साथ साथ ये इतना चौड़ा मान लीजिए नहीं है और जाके इस पे चढ़ गया, तो देख लीजिए यही संरचना, इस प्रकार की संरचना बन जाती है। तो इस प्रकार का संरचना बन के निकल के सामने आता है, तो ये होता है ग्रीवा खंड। इसमें लिखने विखने जैसी कुछ बात नहीं है, बस समझने की बात है। और इसका अगर उदाहरण की बात करें तो वाडिया, जम्मू कश्मीर में एक वाडिया जगह है, वाडिया, वाडिया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो वाडिया है वहाँ पे इस तरह का उदाहरण देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है ग्रीवा खंड। अब हमारा बचता है अगला टॉपिक, वो है भ्रंशन। क्या होता है? भ्रंशन बचता है। तो भ्रंशन को तो हम देखेंगे, भ्रंशन का अर्थ और भ्रंशन के प्रकार, सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनके प्रकार सारी चीज़ें देखा जाएगा अगले वीडियो में। फिलहाल तो इतने से आप लोग काम चलाइए। ग्रीवाखंड 9 प्रकार के जो वलन के प्रकार हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते, फिर भी क्योंकि है तो हमें देखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण भले नहीं है, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं है तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अब इस बात पे, अब हालांकि इधर बीच इन सब टॉपिक्स से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, तो अब चूँकि सिलेबस में है और पूछ लेंगे तो हम ये जाके नहीं कहेंगे कि आप पहले नहीं पूछ रहे थे अब क्यों पूछ रहे हैं, तो इस बिना पे हम उनसे नहीं लड़ सकते हैं। तो इसलिए इन सब को छोड़े बिना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मतलब लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से ग्रीवाखंड को आप समझ रहे हैं और वलन के सभी प्रकार को हमने समझ लिया है। कुछ खास नहीं था, फिर भी था तो समझना पड़ा। इसी प्रकार से भ्रंशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, उसका अर्थ देखेंगे, प्रकार देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब आगे के आने वाले टॉपिक्स जैसे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, ये सब टॉपिक्स हैं, ज्वालामुखी भूकंप जैसे टॉपिक्स हैं। तो ये सब टॉपिक्स इसके बाद के बहुत ही बेहद और कहने योग्य नहीं है कि कितने महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो सब भूगोल में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर भ्रंशन। तब तक के लिए धन्यवाद।